मित्रों, आज की जो ये वीडियो है वो करंट अफेयर से संबंधित है और 2024 में और जो भी नियुक्तियां हुई है और जो भी पद हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त एक जानकारी आपको दे दूं कि अगस्त माह का करंट अफेयर हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये पार्ट 1 है। लगभग महीने में हम 5 से 6 वीडियो करंट अफेयर की देंगे, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट के कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, किसी भी स्टेट से हैं और आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो आने वाला, वहाँ पे आपका ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी। साथियों, जैसे उत्तराखंड में आने वाले जो पेपर हैं, सीजपाल का आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, या फिर उत्तराखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, या उत्तर प्रदेश का जो री एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस कांस्टेबल का, इसके अतिरिक्त तो और भी एग्ज़ाम है, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ हो। इन सभी एग्जामों में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाएगी और आप लोग यहाँ पे हमारे इस चैनल पर 5 से 6 वीडियो आप करंट अफेयर की देखेंगे, है ना। तो आज की जो वीडियो है वो अगस्त माह का पार्ट 1 है। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पे केवल इनको हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, है ना। इनके बारे में भी केवल नाम ही नहीं है, अपितु इसके बारे में भी हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल सीधा ही आपको हम बताएंगे कि नियुक्तियाँ कौन कौन सी हुई है और कौन सा पद किसके अध्यक्ष कौन से हैं, किस डिपार्टमेंट के, है ना। तो चलिए, आज 16वां महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो 16वां जो महान न्यायवादी है उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, कौन से नंबर के हैं? 16वें। साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत सरकार का वकील होता है। यह भारत सरकार की तरफ से क्या करता है? कोर्ट में, न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसे हम क्या कहेंगे? भारत सरकार का वकील कहेंगे। ठीक है, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला, इसके बारे में डिटेल से मैंने पॉलिटिकल वाले सेक्शन में भी बता रखा है। बस अभी अगर विस्तार से बताऊंगा तो इतने सारे टॉपिक में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आप इतना देख सकते हैं। अगला करंट अफेयर है, भारत के 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वो कौन से नंबर के? 24वां क्या है? भारत के सीएजी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कैग भी बोलते हैं। कैग के बारे में आप लोग जानते हैं। कैग भारत सरकार के, जो भी आपने देखा होगा, संचित निधि पढ़ा होगा आपने, आकस्मिक निधि पढ़ा होगा, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो प्राप्तियां हैं, जो टैक्स हैं और जो व्यय हैं यानी खर्चे हैं, उसका भी लेखा परीक्षक करता है, यानी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, ऑडिटिंग करता है। तो संचित निधि से कितना व्यय होगा आपने देखा होगा ना, संचित निधि के बारे में आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। तो संचित निधि से कितना व्यय होना है उसका लेखा परीक्षा करेगा। आकस्मिक निधि होगी चाहिए, तो इनका क्या करता है? कैग इनका परीक्षण करता है। 148 में कैग की व्यवस्था है। आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में? 148 में। ठीक है, तो आपने कैग के बारे में जाना। अगला है महालेखा नियंत्रक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। महालेखा नियंत्रक वर्तमान में कौन है? एस दुबे है। ठीक है, तो ऐसे महालेखा नियंत्रक भी क्या काम करता है? भारत सरकार के जो खाते हैं, है ना, जो खाते हैं, तो उसको क्या करता है? उसको खाते को तैयार करता है। ठीक है, भारत सरकार के जो खाते हैं, विनियोग विधेयक से संबंधित, ये भी हमारे सीजीए बोलेंगे इसे, सीजीए। ठीक है, तो भारत का महालेखा नियंत्रक कौन है वर्तमान में? एस दुबे जी हैं। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस। सीडीएस के बारे में भी आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूं, पर अभी वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हमारे क्या हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। साथ ही आपको पता होगा कि 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो सीडीएस की व्यवस्था की गई थी, और पहले सीडीएस कौन थे? हमारे उत्तराखंड से कौन थे? बिपिन रावत जी। ठीक है, कौन थे? बिपिन रावत जी। अगर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साथियों, अगर जो सीडीएस है, जो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, तो किस कमेटी की सिफारिश पर सीडीएस की नियुक्ति हुई थी? तो क्या नाम था उसका? सेकातवर एक समिति थी,
उसकी सिफारिश पर सीडीएस की नियुक्ति की गई थी 2019 में। ठीक है, ये क्या हो गया, 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर सीडीएस के बारे में बात करें तो क्या हो रही है, सीडीएस में के बारे में साथियों अगर बात करें तो यह क्या होता है, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष होता है कौन, हमारा सीडीएस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, कई एग्जामों में, आप इसको रट दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप अब तीनों सेनाओं का रेगुलेट तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों सेनाओं के किसी भी कमांड पर इनका कोई अधिकार नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि तीनों सेनाओं में, जो थल सेना, वायु सेना और हमारी जल सेना है, नेवी है, इनमें क्या सामंजस्य स्थापित करना है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी क्या करेगी, किसी भी सेना की कमांड का अधिकार नहीं है इनके पास। आई बात समझ में, जो सीडीएस है किसी भी कमांड का अधिकार नहीं है, बस एक सामंजस्य बनाए रखेगी तीनों सेनाओं में। ठीक है, जो कि हमारे युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगी। तो ये था भाई सीडीएस के बारे में। अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। अरे नहीं भाई, अधीर रंजन चौधरी क्यों होंगे प्राक्कलन समिति के, ऐसा इसलिए कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी नहीं होंगे भाई, क्योंकि अभी इसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ साथियों। अधीर रंजन चौधरी तो भाई कांग्रेस से तो है, बीजेपी से थोड़ी है भाई, सत्ता दल पार्टी की नहीं है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में पहले जान लीजिए साथियों। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में होती है ना। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, हमारी सरकारें बजट पेश करती है, और बजट में कुछ पैसे की मांग होती है ना, अनुमान लगाए जाते हैं कि बजट में अनुमान कि इस मंत्रालय को इतना चाहिए या इस काम के लिए इतना खर्च चाहिए। तो इन खर्चों की क्या करता है, प्राक्कलन समिति जांच करती है। आई बात समझ में, लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है और जो बजट में जो खर्चे की डिमांड होती है उसकी जांच करता है प्राक्कलन समिति। तो साथियों अब आपका कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30, और ये 30 के 30 सदस्य कहाँ होते हैं, कौन से लोकसभा से चुने जाते हैं। आई बात समझ में, 3 से 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, और उसका काम क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चों की जांच करेगी। तो अब खर्चों की जांच करेगी तो इसको कौन सी समिति भी बोलेंगे, मित व्ययता, मित व्यय, मित व्यय ना, मित व्ययता समिति भी कहते हैं। मित व्ययता का मतलब होता है कि कम खर्च करने वाला। जैसे घर में माता जी होती है ना, हमारी माताएं क्या करती है, कम से कम खर्चा करती हैं। तो उसी प्रकार प्राक्कलन समिति भी कोशिश करती है कि जो बजट में डिमांड की गई है उन खर्चों की जांच करें और खर्चों को कम करने की सिफारिश करती है। तो फिर प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, सत्तारूढ़ दल का पार्टी का होगा, यानी कि जिसकी गवर्नमेंट है। जैसे वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है या एनडीए बोल सकते हैं, है ना। तो इनमें से जो लोकसभा के सदस्य होगा तो वही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होगा। हालांकि इसके सदस्यों में, प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होंगे उसमें प्रत्येक दल का भी उसमें क्या होगा, प्रतिनिधित्व हो सकता है। यानी कि सभी दलों से 30 सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष केवल सत्तारूढ़ दल का होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्राक्कलन समिति के बारे में साथियों आपने जाना। ठीक है, तो अधीर रंजन चौधरी नहीं होंगे। इसके प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष होंगे संजय जायसवाल है, डॉक्टर संजय जायसवाल होंगे। कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष साथियों कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। तो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। साथियों हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक खाता होता है जिसको विनियोग खाता कहते हैं। तो इस विनियोग खाता
ठीक है। इन विनियोग खाते की जांच करता है हमारा लोक लेखा समिति। इसके अलावा भी बहुत कुछ काम करती है, जैसे कि क्या करता है कैग, हमारा कैग होता है ना, कैग भी विनियोग के बारे में जांच करता है। तो कैग जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है संसद में, तो संसद में कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी लोक लेखा समिति। है बात समझ में? तो जानते हैं लोक लेखा समिति की भी स्थापना 1921 ईस्वी में होती है। इसमें सदस्यों की संख्या देखेंगे हम कितनी होती है, 15 तो होती है लोकसभा से और 7 होती है राज्यसभा से। तो कुल सदस्यों की संख्या, यानी लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, तो आपने जाना। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के लोक लेखा समिति के क्या है, अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, 1967 ईस्वी से पहले क्या होता था कि जिसकी सरकार है वहीं से यहाँ पे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होते थे। लेकिन 1967 के बाद अब क्या होता है कि जो विपक्ष दल का नेता होता है, ठीक है, तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, राजीव कुमार। जो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार। कौन से नंबर के, 25वां। साथियों ये भी याद करना आपने, 25वें नंबर के, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो राजीव कुमार जी हैं वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, तो कौन से होंगे, राजीव कुमार। साथियों आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे टॉपिक आपके सामने लेके आ रखा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, ये तो आप पढ़ सकते हैं ना, ये तो सामान्य जानकारियाँ हैं। तो ये कई बार इनमें आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं और ये एग्जाम में पूछने की इनकी प्रबल संभावना होती है। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। आगे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप देखते रहिए, है ना। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि साथियों चैनल पर ना यूट्यूब हमारे इस वीडियो को, हमारे जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसे यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है, रिकमेंडेशन में नहीं डाल रहा है। तो होता क्या है कि अगर आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ हम लोग आपको दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि भाई हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो फिर चैनल पे कम से 40-50 ही व्यूज़ वीडियो पे आ रहे हैं। वो ये सब यूट्यूब जो एल्गोरिथम है उसका काम होता है, ये आपकी वीडियो को कहाँ रिकमेंड करें या ना करें, लोगों तक कितना पहुंचाएं। तो अगर आप लोग को हमारी हेल्प करें, तो आपको लगता है कि हमने आपकी काम की चीज़ दे रखी है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्या है, अगला 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। जो 17वीं लोकसभा थी वहाँ पे भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ही थे। मेरी बात समझ में? अगला प्रश्न है, राज्यसभा उपसभापति कौन है। देखो राज्यसभा सभापति तो आपको पता है हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, और वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश किसके वंश है, हरिवंश किसके, नारायण, सब भगवान के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो हरि श्री कृष्ण का नाम, नारायण नारायण। तो उपसभापति है राज्यसभा में। कैबिनेट सचिव बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे कैबिनेट सचिव कौन है अभी वर्तमान में, राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्री। विक्रम सिंह, आपके गांव आस पड़ोस दोस्त होंगे विक्रम सिंह, तो वो कौन है, विदेश सचिव है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट और राजीव आपके मित्र होंगे कोई, तो उनके नाम से राजीव क्या है, कैबिनेट सचिव हैं। और विदेश सचिव कौन है, विक्रम जी हैं, विक्रम मिस्री लिखा हुआ है इसमें, हाँ विक्रम मिस्री हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार इंपॉर्टेंट, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार जी हैं। आई बात समझ में? अगला देखेंगे रक्षा सचिव। रक्षा सचिव कौन है साथियों, हमारे गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने हमारे रक्षा सचिव हैं। गिरिधर गिरी क्या है, पहाड़, और पहाड़ क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या करते हैं, हमारी रक्षा करती है ना। तो हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करेगी, तो गिरिधर हमारे हो गया रक्षा सचिव। चलिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सीवीसी ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साथियों ये सीवीसी पता क्या करती है, जो केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी एवं बड़े अधिकारी है, कर्मचारी हैं, अगर इनकी भ्रष्टाचार की जांच करता है, इनके क्या करता है, भ्रष्टाचार।
तो सीबीसी हमारी भ्रष्टाचार के लिए एक क्या है, एक आयुक्त है। और कब हुई थी सीबीसी की स्थापना? 1964 ईस्वी में के संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में सीबीसी की स्थापना हुई थी। देखो कितनी अच्छी जानकारी दी मैंने आपको। बस चैनल को इस खुशी में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आपने देखा कि जांच एजेंसी हमारी सीबीसी हो गई। ठीक है, अगला क्या है? नीति आयोग का अध्यक्ष। तो नीति आयोग आप जानते होंगे, योजना आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ नीति आयोग से। स्थापना तो आप जानते होंगे, पहले योजना आयोग था और 2015 में जैसे नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने योजना आयोग की जगह में नीति आयोग को लेके आ गई थी, है ना। तो नीति आयोग के बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है आप चैनल पे। अच्छा, वो क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से मैंने नीति आयोग के बारे में बता रखा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना कि एक टॉपिक और उसके संबंध में मैं सारे आपको क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार जब भी हम अपने इस चैनल पर जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं या जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज हम लोग चलाते हैं, तो वहाँ पे जब भी नीति आयोग का जिक्र आया होगा तो मैंने डिटेल से नीति आयोग के बारे में बताया होगा, है ना। तो केवल आपको बाहर जानकारी नहीं देते, अभी तो अंदर से भी आपको जानकारी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी जी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। एक और चीज आता है सुमन कुमार, ठीक है। सुमन तो लड़कियों का नाम होता है ना, तो ये तो लड़का है भाई। सुमन कुमार बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के सीईओ हैं। उपाध्यक्ष सुमन जी हैं, सुमन कुमार बेरी जी हैं, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। चलिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग। भाई विधि आयोग तो आप जानते होंगे कि जो विधि से संबंधित सुझाव देती है, देश में किस प्रकार की विधि होनी चाहिए। गवर्नमेंट सरकार को ये क्या देती है? विधि से संबंधित क्या देती है? सुझाव देती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो कौन है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में? और ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। वर्तमान भी आ सकता है और 22वें भी आ सकता है। वर्तमान में कौन है? ऋतुराज। और ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है भाई, जो क्रिकेटर है। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ी है, विधि थोड़ी बनाएगा भाई। CSK चेन्नई सुपर किंग में विधि का निर्माण धोनी बनाता है, नीति ऋतुराज गायकवाड़ नहीं बनाता है, ठीक है। तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो महिला आयोग का अध्यक्ष तो रेखा शर्मा जी हैं। हमारी बहन भी रेखा शर्मा जी हैं, तो रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अच्छा, महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेते हैं यार। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी यार? महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी यार। 1992-93 में हम लगभग, मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो महिला आयोग हमेशा 1992 और उसके बाद जितने भी आयोग हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग और भी आयोग हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग से अलावा और भी बताते रहूँगा, तो उनकी 1993 ईस्वी में स्थापना हुई है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। और क्या क्या इनमें क्या है? इसकी महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में, ठीक है, इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम, बहुत इंपॉर्टेंट। हंसराज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम जी हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? OBC 1993 ईस्वी में। मैंने बताया था ना, महिला आयोग का 1992 है, बाकी 1993 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? जो SSC है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन जी हैं। राकेश भाई जी आपके एग्जाम करवा रहे हैं आजकल। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी स्टेनोग्राफर की भर्ती आई थी ना, 2000 पोस्टें, चैनल पे मैंने अपडेट दिया था आपको। तो भाई वही SSC करवा रही है इस एग्ज़ाम को भी, ठीक है। तो 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये तो वित्त आयोग आप जानते होंगे। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 7वें अशोक कुमार माथुर। आगे क्या है? लोकपाल, जो लोकपाल है अध्यक्ष, लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। लोकपाल आप जानते होंगे। लोकपाल क्यों नहीं जानेंगे? अन्ना हजारे जी ने लोकपाल के लिए कितना संघर्ष किया था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट चेंज, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय लोकपाल बहुत अपने
लोकपाल आंदोलन चल रहा था ना, तो लोकपाल जो बना उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव। अजय मानिक राव लोकपाल के अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय मानिक राव। अजय मानिक राव लोकपाल के अध्यक्ष हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग आप जानते हैं कौन से आर्टिकल में? 260 नहीं रहे, 280। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, सीसीआई है ना, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। जो सीसीआई होते हैं ना, सीसीआई सुना है आपने? सीसीआई, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई एक्ट आया था 2000 में, वर्ष 2000 में। और सीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 14 अक्टूबर 2003 में, एक साल बाद। तो सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में। इंपॉर्टेंट है, याद कर देंगे इसे। 2003 में सीसीआई की स्थापना। अब ये क्या काम करेगी ये आपको बता दो। साथियों, मार्केट होता ना, हमारा मार्केट है, तो बाजार में ये क्या काम करेगी? उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी करेगी, और बाजार में जो कंपटीशन है, विभिन्न कंपनियों में जो कंपटीशन है उस पर भी नज़र बनाए रखेगी। आई बात समझ में? जो हमारे बाजार में है। आप बोलेंगे कैसे? माना कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई पार्ले जी का बिस्किट है वो है 10 रुपये में, और कोई दूसरी कंपनी आती है, वो पार्ले जी के बिस्किट को डुबाने के लिए उसमें गुणवत्ता अगर कम करती है, और उसी ग्राम यानी 10 रुपये में क्या है, माना कि 100 ग्राम पार्ले जी बिस्किट मिलता है। अगर कोई दूसरी कंपनी आती है, एक्स कंपनी, वो क्या कर देती है, इसी 100 ग्राम को 5 रुपये में बेचती है। उसका उद्देश्य होता है कि पार्ले जी को नुकसान पहुंचाना। यानी कि विभिन्न कंपनियों में भी कंपटीशन पर नज़र रखती है, तो सीसीआई इसको देखेगी, है ना। तो एक सुरक्षित मार्केट की भी व्यवस्था करता है। आई बात समझ में? कंपनियों के लिए एक सुरक्षित मार्केट की भी व्यवस्था करता है, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, और ऐसा ना हो कि उस प्रतिस्पर्धा का, आपस में जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, उस प्रतिस्पर्धा का बुरा प्रभाव न पड़े किसी बाजार में। ये बात समझ में? तो ये सीसीआई यही काम करती है। और ऐसा ना हो कि कोई 5 रुपये की चीज़ कितने रुपये में बेच दे, 20 रुपये में बेच दे, ऐसा भी ना हो। तो ये सीसीआई इन सब पर नज़र रखती है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है भाई ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष? कौन है? हर्ष चौहान। और अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना। इन दोनों को एक साथ बताऊंगा मैं आपको। किशोर मकवाना क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। साथियों, इसमें क्या है, इस आयोग को अच्छे से जानेंगे। होता क्या है, 1990 में एक आयोग की स्थापना होती है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। 1990 ईस्वी में एक आयोग बनता है, उसको, इन दोनों आयोगों को मिलाकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है। किस संविधान संशोधन? 65वें संविधान संशोधन के तहत बनता है, ठीक है। आगे क्या होता है, 89वां संविधान संशोधन आता है। 89वां संविधान संशोधन आता है 2003 में। आई बात समझ में? और इस संविधान संशोधन के तहत इन दोनों आयोगों को अलग किया जाता है। जो अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग पहले तो एक ही थे 1990 में, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 में इन आयोग को अलग अलग कर दिया गया। तो अब अनुसूचित एससी आयोग अलग है और एसटी आयोग अलग है, ठीक है। तो इसी 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन आयोग को अलग किया गया, और वर्ष 2004 में इस आयोग की स्थापना होती है। अलग अलग पृथक रूप से इन दोनों आयोगों की स्थापना होती है। तो साथियों, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2004 आएगा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 1990, ठीक है। जैसा क्वेश्चन, जैसा ऑप्शन, उस प्रकार से आंसर आप लोग देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार। अब मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना कब हुई? 1993। आई बात समझ में? देखो सब 1993 आ रहे हैं अधिकतर, लेकिन 1992 केवल महिला आयोग का है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना। इसका अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। अब यहाँ पे मैं केवल प्रियंका कानूनगो तो है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो जी हैं। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। अब एक फिर वही आयोग आ गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ये तो अभी अध्यक्ष बता रहा हूँ यार मैं, सरदार इकबाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार इकबाल सिंह। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। ये भी याद कर लो। सेबी, अगला प्रश्न है सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी सेबी के अध्यक्ष हैं। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कहाँ क्या काम करती है? सेबी क्या काम करती है? जो भी आप ये आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये देखा होगा, तो इन पर नज़र रखती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेबी यहाँ पे ये काम करेगी। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार जी हैं। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार। ये ट्राई क्या काम करते हैं? ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ट्राई का फुल फॉर्म हो गया। तो ट्राई का जो मुख्य काम है, जो आपके टेलीकॉम से संबंधित जो कंपनियां हैं, जैसे आपके आइडिया हो गया, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, इन सब पर नज़र रखती है ट्राई। कहीं आपकी धोखाधड़ी से संबंधित कोई बात ना हो तो यहाँ पर ट्राई आपका काम करेगी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये बताए हैं, है ना। तो ये आज का जो सीरीज़ है ये पार्ट 1 है, करंट अफेयर अगस्त माह का पार्ट 1 है। 4-5 वीडियो हम लोग देंगे इस माह में करंट अफेयर का, बहुत हेल्पफुल आपके एग्जाम में करेगी। आज के लिए बस इतना। साथियों यार एक चीज़ के बारे में अगर आप, समय तो बहुत हो गया, चलो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।